हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और हम करने वाले हैं उसके एमसीक्यू। आपको पता ही है एमसीक्यू करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए ना, तो आपको एमसीक्यू करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और किसी भी चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कर लो, हो ही नहीं सकता कि आप उस चैप्टर के अंदर से कोई एमसीक्यू आए और आप छोड़ के आ जाओ। बस छोटी किसी कंडीशन है, वो क्वेश्चन सारे टाइप के होने चाहिए। बच्चे नॉर्मल एमसीक्यू तो कर लेते हैं, ठीक है, बट जब असर्शन और रीज़न, जिसे हिंदी में अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, और हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और हिंदी वाले बच्चों को तो खासकर, क्योंकि उनको तो ये टाइप के क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, उनको तो नॉर्मल एमसीक्यू भी नहीं मिलते। आपको ये बात पता है ना। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर असर्शन और रीज़न, जिसको हिंदी में अभिकथन और तर्क कहते हैं, वो भी इंक्लूड किया और केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, ठीक है। पहले तो मैं दिखा दूँ पूरा हिंदी में, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में, ओके। और याद है ना आपको, सीबीएसई ने आपका एक सैम्पल पेपर भी अपलोड किया था, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया था। और सीबीएसई जो है वो इंग्लिश में ही करती है, बट फिर भी मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाया था। उसकी भी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप देख लेना, आप देखना चाहो तो, ओके। अब अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बुक की एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाया, मैं कुछ भी छुड़वाना नहीं चाहता, सिंपल सीधी बात है। मैं चाहता हूँ फुल मार्क्स आए, और आप अगर वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो फिर कोई भी चीज़ छुड़वाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये आपके अभिकथन और, देखो, अभिकथन और तर्क। तर्क मतलब कारण ही होता है, एक ही बात समझना, ठीक है। अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन हो गए ये हमारे, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, हमारा एक दूसरा भी चैनल है मेन पॉइंट टेक करके। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम क्या अब इस एज में अर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सैम्पल पेपर मांगने से में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स हम बार बार सैम्पल पेपर के लिए डिमांड करते हैं, हमें भी थोड़ी एजिटेशन होती है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपकी एज में अर्न कर सकते हो नहीं कर सकते, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपकी एज में मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मेरे से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो पैसे का एज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बात आप रहने दो, ठीक है। आप बहुत ईजिली अर्न कर सकते हो। और मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो इसलिए मैं जो भी वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ ना, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बनाता हूँ। कोई भी वीडियो आपको ऐसे नहीं मिलेगी 1-2 मिनट की जाके देख लो वीडियो, खुद समझ लो, ऐसा कुछ नहीं करता मैं पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में ज़ीरो से लेके बिल्कुल एडवांस तक सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। 25 मिनट से कम की वीडियो कोई मिलेगी नहीं आपको इसमें, ठीक है। ये देखो, जैसे मैंने कुछ वीडियो बना रखी है कि हाउ आई अर्न 9,000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो IPO। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 घंटे में 9,000 रुपये, तो एक दिन में कितने? ये वाला लॉजिक मत लगाओ, ये वन टाइम इनकम है, ठीक है। और जोमेटो की जगह कोई और कंपनी भी हो सकती थी, ये बात आपको समझ आ जाएगी जब आप वीडियो देख कर आओगे, ठीक है। और मोबाइल से एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, यूट्यूब पे वीडियो डालना चाहते हैं, फेस नहीं दिखाना चाहते, सबसे बढ़िया तरीका है एनिमेशन वीडियो, ठीक है। फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग मतलब इसका मतलब मेरी फ़र्स्ट ऑनलाइन अर्निंग लोगों को लगता है यूट्यूब से थी, बट वो यूट्यूब से नहीं थी। जिससे भी थी मैंने बताया कि वो किससे थी और उससे आप कैसे अर्न कर सकते हो उसके बारे में बताया। साथ में मैंने ये भी बताया कि फ्री में आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैंने भी आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करी है, ठीक है। जो ये आपको ये क्वेश्चन वगैरह दिख रहे हैं ना, ये आपको PDF की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे, और वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। और साथ में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, और मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो और डालूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आप नोट्स से कैसे अर्न कर सकते हो। मैंने भी अपने नोट से अर्न किया है, आपको पता है मैं नोट से वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने अपने नोट से अर्न किया है। कैसे अर्न किया? देखो, बेचे नहीं है मैंने आज तक, अपने नोट्स कभी सेल नहीं किए, बट हाँ मैंने नोट से अर्न ज़रूर किया है। कैसे किया है वो पता चल जाएगा। 5,000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। अभी 4,800 है, ऐसा कुछ है, ओके। और बाकी दूसरे और भी चैनल है, यूनिक वर्ड करके, ठीक है, मेन पॉइंट गेमिंग करके, और मेन पॉइंट स्टडी पे तो आप वीडियो देख रहे हो। व्लॉगिंग चैनल है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे आया हूँ, ठीक है। और मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, ठीक है। जिस वीडियो का आपसे कोई लेना देना नहीं होता, आप उस पर भी कमेंट करते हो, ठीक है, देखकर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और यही चीज़ है जो हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि यार सबके लिए कुछ ना कुछ करना ही है, ओके। चलो जी शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। तो पहला क्वेश्चन है कि NSSO का नया नाम क्या है। मैं आपको बता दूं, एक होता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं, ठीक है। आपको है ना, मैं बता दूं एग्जाम में ऐसे ही आएगा, NSSO ही आएगा, तो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लिख देना। बट मैं आप बता दूं इसका नाम अब चेंज हो चुका है, इसका नाम हो चुका है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय,
ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो इसका पुराना नाम था, ये बेसिकली काम क्या करता था, डेटा कलेक्ट करने का काम करता था। ये सर्वे पता ही आपको, सैंपल सर्वे, तो सैंपल वगैरह कलेक्ट करने का, डेटा वगैरह कलेक्ट करने का काम करता था कि एम्प्लॉय, हमें बोला जाता है ना कि इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ये कौन कलेक्ट करता है, यही कलेक्ट करता है, ठीक है। और ये मैं बता दूं, आप सोच रहे होगे सर ये तो चैप्टर में ही नहीं है, हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो चैप्टर से पहले ना एक पैराग्राफ दे रखा होता है ना, तो देखो उसके अंदर ये लिखा हुआ था, और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाना चाहता, बुक की एक एक लाइन से मैंने एमसीक्यू बनाया, कुछ भी नहीं छुड़वाना चाहता, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो एनएसओ है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये बेसिकली किस मंत्रालय के अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है हमारा सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो अच्छे से देख लेना है, सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखो उन गतिविधियों के बारे में बताना है, मतलब आपको पता है हमारे 3 क्षेत्रक होते हैं, तो उस क्षेत्रक का नाम बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रकृति से चीज़ लेते हैं, उसको विनिर्माण करते हैं, ठीक है, विनिर्माण करके उसका रूप बदल देते हैं और इसको हम औद्योगिक गतिविधि से भी जोड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, आपको पता ही है। तो जब भी लिखा हो ना विनिर्माण या लिखा हो औद्योगिक गतिविधि, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र की बात हो रही है। देखो द्वितीयक क्षेत्र में आती फैक्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, वो इसी के अंदर आती है, तो आप समझ जाना इसका द्वितीयक क्षेत्र ही होगा, जहाँ पर भी विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि की बात करी गई हो, ठीक है। कपास उगाना किसके अंदर आता है, तो कपास उगाना आपको पता ही है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। क्यों, देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जो भी चीज़ें हम नेचर से ले रहे हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके जब किसी का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसी को हम प्राथमिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कपास उगाने का एग्जांपल लेते हैं। कपास उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़मीन। आपने बनाई है ज़मीन? नहीं, आपने नहीं बनाई ना, भगवान की देन है, नेचर की देन है। तो जब हम नेचर का यूज़ करके, ज़मीन का यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पर कपास उगा रहे हैं, कुछ भी उगा रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है घर बनाना। देखो बनाना, जब भी मैन्युफैक्चरिंग या बनाने की बात आए तो आप समझ जाना कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेयरी, मछली पकड़ना और वानिकी वगैरह किसका उदाहरण है। तो डेयरी वगैरह में क्या होता है, मैंने आपको बताया दूध वगैरह, है ना। तो दूध वगैरह में हम क्या करते हैं कि किससे आता है, गाय से आता है, बकरी से आता है, तो ये किसकी देन है, ये भी नेचर की देन है। तो उनका यूज़ करके जब मिल्क निकाल रहे हैं तो वो भी किस में आ गया, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। मछली पकड़ने के साथ भी सेम ही है, ओके, तो क्योंकि मछली भी नेचर की देन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ही कहा जाता है, ये क्या मतलब है, तो ये तो हो नहीं सकता, सी तो नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप से भी जाना जाता है, ये क्या मतलब है, तो सी तो नहीं होगा। ये मैंने कुछ और लिखना चाह रहा था शायद, इसलिए मैंने गलत ऑप्शन लिख दिया, बट सी तो नहीं होगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र तो तृतीयक क्षेत्र को बोला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं। हमने ऊपर देखा ना, प्राथमिक क्षेत्र जो कि किसानी है, यानी कपास उगाना, जो कृषि करना कपास की, वो आपका किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह डैश गतिविधि है। मैंने अभी आपको बताया था, जब हम नेचर का यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हम गाय का यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेचर की देन है दूध के लिए, है ना, दूध निकालने के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, दूध हमें गाय से मिलता है, तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, ये किसके उदाहरण हैं। देखो याद रखना, जब भी किसी क्षेत्रक में किसी चीज़ का प्रोडक्शन ना हो रहा हो, सिर्फ सर्विसेज दी जा रही हो, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। मैं समझाता हूँ कैसे। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी चीज़ को, है ना, तो उसमें क्या किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्शन तो किसी चीज़ का नहीं हो रहा। कोई चीज़ बनती है क्या जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है? ऐसा होता है कि आपने 1 किलो कोई चीज़ यहाँ से भेजी, दूसरी जगह गई तो वो 10 किलो हो गया, ऐसा तो होता नहीं।
ठीक है। तो इसमें सर्विसेज दी जाती है। बैंक में ऐसा तो होता नहीं है ना कि मतलब बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आपको इंटरेस्ट वगैरह देता है, ये सारी की सारी पैसे जमा कराने की सुविधा देता है। किसी चीज़ का प्रोडक्शन तो नहीं करता वो, है ना। तो ये सारी की सारी जो होती है सर्विसेज आपके तृतीयक क्षेत्र में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को आपको पता ही है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाओ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। सोचिए अगर किसान किसी खास चीनी मिल को गन्ना बेचने से मना कर दे, ठीक है। मतलब मान लो भरत चीनी मिल है, अब चीनी मिल है तो चीनी बनाने के लिए आपको गन्ना चाहिए, बट किसान है ना मेरे को कह रहे हैं कि भैया आपको नहीं देंगे, तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी या मिल को बंद करना होगा। इससे हमें क्या पता चलता है? प्राथमिक क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, आपका तृतीयक क्षेत्र औद्योगिक पर निर्भर है, औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक पर निर्भर है, या इनमें से कोई नहीं। चीनी की मिल मैं यानी भरत चीनी की मिल जो थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? वो फार्मर पे डिपेंडेंट थी, किसानों पे डिपेंडेंट थी, शुगर केन पे डिपेंडेंट थी, जिसको गन्ना बोलते हैं, गन्ने पे डिपेंडेंट थी। तो गन्ना किस में आता है? गन्ना उगाना किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। यानी मैं फैक्ट्री चीनी की फैक्ट्री जो थी यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर फैक्ट्रियों को माल ही नहीं मिलेगा, जो कि जैसे कि मान लो अगर चीनी बनाने वाली फैक्ट्री जो कि औद्योगिक क्षेत्र में आता है और उसको गन्ना ही नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगी ना। तो इसलिए याद रखना औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कपास की खेती का क्या होगा यदि कंपनियां भारतीय बाजार से, अच्छा मैं समझाता हूं आपको, जो कपड़ा बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो मना कर दे कि जी हमें कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए कपास तो चाहिए, रुई तो चाहिए, पर हम वो भारत के किसानों से नहीं लेंगे, हम वो दूसरे किसानों से लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि किसान दिवालिया हो जाएगा, है ना, कोई खरीदेगा नहीं उसकी फसल। सबसे ज़्यादा तो वही जो कपड़ा बनाने वाले होते हैं वो खरीदते हैं, तो उनका नुकसान हो जाएगा, वो खरीदेगा नहीं तो उनका दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया का मतलब होता है कंगाल हो जाएंगे एक तरह से, है ना। और जल्दी ही अन्य फसलों पर स्विच भी नहीं कर सकते, और इतनी जल्दी तो स्विच भी नहीं कर सकते। मान लो अगर ज़्यादातर है ना, आप देखोगे कि एक किसान जो होता है ना वो एक फसल उगाता है ना, तो देखना ज़्यादातर वही उगाता है, वो चेंज नहीं करता, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होता। बहुत सारे किसान हैं ऐसे, आज तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स का हाथ बटाते हैं किसानी में, तो थोड़ी नई नई टेक्निक सीखते हैं। बट कुछ जो हमारे पुराने किसान हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं मालूम होता, तो इसलिए वो जल्दी स्विच नहीं करते, जल्दी एक फसल से दूसरी फसल नहीं जाते, तो मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम होगी किसानों को, और शायद दिवालिया वगैरह हमने देख लिया, और इससे कपास की कीमतें भी गिर जाएगी भारत के अंदर, है ना। तो इससे हमें क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? इससे हमें ये पता चलता है कि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक पे डिपेंडेंट है, तृतीयक क्षेत्र औद्योगिक पे डिपेंडेंट है, औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक पे डिपेंडेंट है, या प्राथमिक द्वितीयक पे डिपेंडेंट है। हमने क्या देखा जी? हमने देखा कि जो हमारे फार्मर है वो कंगाल हो जाएंगे अगर फैक्ट्रियाँ जो है वो फार्मर से क्या ना ले, कपास ना ले, रुई ना ले। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो फार्मर है वो भी कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्री पर डिपेंडेंट है, यानी प्राथमिक क्षेत्र भी द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट मतलब वो जो मोटर वगैरह होती है ना उनका जो सेट होता है, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसे कई सामान खरीदते हैं। यानी एक किसान जो होता है उनको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कीटनाशक, ट्रैक्टर, बिजली वगैरह, है ना, उर्वरक वगैरह, उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र वगैरह, इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक, ये सारी की सारी चीज़ें खरीदते हैं। सोचिए अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर इनका दाम बढ़ जाए तो किसान की खेती की लागत बढ़ेगी और उसे मुनाफा कम होगा ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है कि तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक पर डिपेंडेंट है, तृतीयक औद्योगिक पर डिपेंडेंट है, औद्योगिक प्राथमिक पर डिपेंडेंट है, या प्राथमिक द्वितीयक पर डिपेंडेंट है। तो इससे भी जी हमें यही पता चलता है कि जो प्राथमिक है वो द्वितीयक पर डिपेंडेंट है, जो हमारे किसान है वो फैक्ट्रियों पर डिपेंडेंट है कि जी ये अगर सस्ता बनाएंगे तो हमारी फसल भी सस्ती होगी, ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा हमें। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्राथमिक भी द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। समझ आया ना दोस्त? केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और दूसरे बच्चे को अगर पता हो कि हाँ ये इसकी दिक्कत क्या है तो उनको रिप्लाई करना, ठीक है। आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि हिंदी में तो क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। तो शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो रिप्लाई भी करना। मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई करूँ, बट बहुत सारी वीडियो होती है, कभी कभी कमेंट छुप जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं,
तो अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता तो ये हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि देखो वीडियो तो आप भी देख रहे हो, आपको भी समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो दूसरे की हेल्प ज़रूर करना, ठीक है दोस्त। चलो, तो समझ आ गया ना कि प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फलों की खेती करना, ये जो काम है फलों की खेती करना, अच्छा फूलों की फूल उगाना जो व्यवसाय है वो किसके अंतर्गत आता है? देखो फल फूल वो सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, चाहे फल हो चाहे फूल हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कुम्हार। कुम्हार का क्या मतलब होता है? जो हमारा मटके बनाने वाला है ना, वही कुम्हार वगैरह, वो किसके अंदर आता है? वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही आता है। अगर वो फैक्ट्री के अंदर बना रहा होता तो द्वितीयक क्षेत्र में आता, बट सीधा लिखा है कुम्हार। तो कुम्हार क्या करता है? आप देखो घरों के अंदर ही बनाते हैं, मिट्टी वगैरह लेते हैं और खुद ही मिट्टी का प्रयोग करते हैं, वो भी नेचर की देन है, फिर उससे मटका बनाते हैं, तो इसलिए हम उसे प्राथमिक क्षेत्र में ही गिनेंगे। अगर अलग से लिखा होता कि जो कुम्हार जो है वो फैक्ट्री के अंदर अगर मटका बना रहा है या जो मटके बन रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो क्या है? तब वो द्वितीयक क्षेत्र होता है, ठीक है, समझ आ गया। ओके, कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी वो किसके अंदर आते हैं? तो वो आपके सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र आपको पता है ना, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी बोला जाता है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था। यहाँ तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है, एक ही बात है वैसे तो कॉल सेंटर वाले भैया, जैसे आपका कोई भाई वगैरह हो, वो कॉल सेंटर में वर्क करता है, तो वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कस्टमर केयर वगैरह, ये सारी की सारी। नेक्स्ट है कि दूध विक्रेता, जो दूध बेचने वाला। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। दूध बेचने वाला विक्रेता, देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना। अब जो दूध बेचने वाले भैया हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि दूध उन्होंने निकाला हो या उन्हीं की गाय हो। क्या पता दूध किसी और ने निकाला हो, फिर उन भैया को बेचा हो, फिर वो भैया दूसरी जगह बेच रहे हो, है ना। आपको समझ आया ना? आपके घर तक वो बेशक पहुंचा रहे हैं दूध, बट ज़रूरी नहीं है कि गाय भी उनकी और निकाला भी उन्होंने हो, तो इसलिए वो सिर्फ सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूध विक्रेता यानी दूध बेचने वाला। आप खुद देख लो, आपकी जो शॉप है, मतलब जो आपकी डेयरी वगैरह है, जो दूध वगैरह बेचते हैं, ठीक है, या कोई मदर डेयरी वाला ये जो बेचते हैं ना, जो पैकेट मिल्क बेचते हैं, पैकेट वाला दूध बेचते हैं, तो वो खुद तो नहीं बनाते, है ना, वो तो आगे से सप्लाई होता है, फिर वो देते हैं, तो बेच रहे हैं वो, तो वो सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी दर्जी। दर्जी किस में आता है? तो दर्जी भी सेवा प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? आप उसे कपड़ा देते हो, पैसे देते हो कि जी बना दो, वो बना के आपको जैसे जैसे कपड़ा है बिल्कुल वैसे वैसे दे देता है, तो वो भी सेवा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो उसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि ये तो बना रहे हैं कपड़ा। देखो पहली बात तो वो आपको सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके कपड़े को सिल के दे रहे हैं, ठीक है, वो कपड़ा बना नहीं रहे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर अगर लिखा होता कि फैक्ट्री में बहुत सारे कपड़े बन रहे हैं, तब मैं उसे द्वितीयक क्षेत्र में डालता, बट अभी सिर्फ दर्जी लिखा है, एक दर्जी है, तो वो इसलिए सेवा क्षेत्र में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब हम जीडीपी की गणना करते हैं ना, तो एक सावधानी बरतते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो भी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी जब भी हम निकालते हैं उत्पादित और बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु को गिनना आवश्यक नहीं होता। हम सारी की सारी चीज़ों की गणना नहीं करते। जैसे कि खेत में गन्ना होगा तो प्राथमिक में गन्ने को भी इंक्लूड कर लिया, फिर गन्ने से चीनी बनी तो उसको द्वितीयक में इंक्लूड कर लिया, फिर चीनी को बेचा तो उसको द्वितीयक में इंक्लूड कर लिया। तो हम इन सबको नहीं करते, हम केवल डैश को शामिल करते हैं। किसको? अंतिम सामान और सेवाओं को शामिल करते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, अगर मान लो गन्ना उग रहा है तो हम गन्ने की कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, गन्ने से चीनी बनती है उसके भी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे फाइनल प्रोडक्ट को, यानी जो चीनी डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाती है ना, उसी को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो इसका आंसर है अंतिम सामान और सेवा, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ नहीं आई ना, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर की वीडियो दे दूंगा। इसके क्या सारे के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं विद नोट्स, ये समझना, ठीक है। वीडियो देखना वो चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझो कि आपने चैप्टर के एमसीक्यू कर लिए तो सारा मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है। और यह अब जब हमारा सैम्पल पेपर आया था ना, तब भी मैंने आपको दिखा दिया था कि सब कुछ सेम था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर आपके एग्ज़ाम में 1-1.5 महीना है तो आप चैप्टर भी समझो। अगर हाँ 1-2 दिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एमसीक्यू का जो आप छोड़ के आ जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। बट अगर टाइम है तो चैप्टर भी समझना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है ना। चलो, क्योंकि अपने को तो फुल मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य उस वर्ष के लिए क्षेत्र के कुल उत्पादन को डैश कहा जाता है। ये बड़ा सिंपल है। एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो अलग अलग क्षेत्र से, प्राथमिक से, द्वितीयक से, तृतीयक से, उन सारों को ऐड कर लिया जाता है एक साल के अंदर अंदर, तो क्या निकलता है
जीडीपी निकलती है, सिंपल। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है जी? इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल घरेलू उत्पाद यानी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आमतौर पर कई और विकसित देशों के इतिहास से यह नोट किया गया है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में डैश आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मतलब हम किसी भी कंट्री को देख लें, स्टार्टिंग है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से ही करता है। आप देखना कि कोई भी कंट्री हो, स्टार्टिंग उसकी प्राथमिक क्षेत्र से होती है। मतलब पहले वो कृषि पर निर्भर रहता है, फिर बाद में अलग अलग पे स्विच करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये इंग्लिश में ग्राफ है, रियली सॉरी, बट प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शरी का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में लेना चाहिए थी मेरे को फ़ोटो, बट कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया, तीन ही नाम लिखे हुए हैं बस। अब इसमें बोल रखा है कि 1973 से 74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था। ये 1973 टू 74 है। सबसे ज़्यादा कौन सा कलर आपको दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है ना? तो यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र 1973-74 में सबसे बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो 2013-14 में देखें, क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा कलर ग्रीन। ग्रीन कौन सा है? टर्जरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र एक ही बात है, बताइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि 40 वर्षों में सबसे अधिक क्षेत्र या सबसे किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो ये भी आपको देखकर ही पता चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन कितना कम था, यहाँ ग्रीन ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो तृतीयक क्षेत्र में हुई है, ए में। ठीक है, अब ये आ जाओ, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते महत्व का कारण नहीं है? ठीक है, अभी देखो हमने देखा कि तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट लिखा है जो तृतीयक क्षेत्र के बढ़ने का कारण नहीं है? नहीं है पूछा है, बहुत ध्यान से। तो ये देखो बड़े बड़े पैराग्राफ है, तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। बात यह है, पहला पॉइंट ये लिखा है कि अस्पताल वगैरह, शैक्षिक संस्थान, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन, ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह आ रही है, रक्षा, परिवहन, बीमा, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का काम होता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन क्षेत्रों में, इन तृतीयक क्षेत्र की सुविधाओं में ज़्यादा पैसा डाल रही है, इसी की वजह से बढ़ रहा है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, और ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें पूछा है कि कौन सा महत्व नहीं है, बट ये इसी के कारण तो बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा कारण नहीं है, बट ये तो कारण है। ओके, नेक्स्ट है कि कृषि वगैरह बढ़ रही है, उद्योग वगैरह बढ़ रहे हैं, तो भंडार वगैरह और परिवहन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, कि जैसे कपास का एग्जांपल लेते हैं, एक जगह अगर मान लो रुई उग रही है, कपास उगाई जा रही है, तो कपास को, या गन्ने का एग्जांपल लेते हैं, तो गन्ने को चीनी की मिल तक भेजने के लिए आपको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनसे भी क्या हो रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बढ़ने की वजह से सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है और ये सच में हो रहा है, बट इसमें पूछा कि कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, कारण महत्व मतलब कारण कौन सा नहीं है, बट ये भी कारण है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे उनकी दूसरी एक्टिविटी, जैसे कि बाहर खाना खाना हो गया, घूमना हो गया, टूरिज़्म हो गया, निजी स्कूल में या निजी अस्पताल यानी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन लेना हो गया, ये सारी की सारी सुविधा बढ़ रही है, तो वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी सही बात है, ये भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है ना। तो इसी की वजह से मतलब ज़्यादा लोगों के पास पैसे हैं, वो इन्वेस्ट दूसरी जगह पर जहाँ प्राइवेट है उन पे लगा रहे हैं, तो वो भी सुविधाएं हैं, सेवा क्षेत्र में ही आती है वो भी। तो इसकी वजह से भी हमारा तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है। बट पूछा गया था कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे नहीं बढ़ रहा, तो ऑब्वियस ही बात है ABCD तो सही है, तो D गलत होगा हमारा, ABC सही है तो D गलत होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसमें NSSO के बारे में और NSO के बारे में लिखा है। तो NSSO तो डेटा कलेक्ट करती है, इसका तृतीयक क्षेत्र के बढ़ने और घटने से तो कोई लेना देना नहीं है, तो डेटा कलेक्ट करती है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, बेरोज़गारी तब होती है जब वह जो ओके मैं आपको बता देता हूँ, इसमें वैसे होना चाहिए था आपका अल्प बेरोज़गारी। ठीक है, यहाँ बेरोज़गारी भी एक ही बात है कि अल्प बेरोज़गारी या बेरोज़गारी कब होती है, जब कोई बंदा सक्षम हो, ठीक है, बट वो उसको अपने पोटेंशियल से, पूरे पोटेंशियल से काम ना कर पा रहा हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब वे जो काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। मतलब देखो, जैसे मान लो मैं एक दिन में 1000 मान लो
वायर बना सकता हूँ, ऐसी एग्जांपल ले लिया, वायर बना सकता हूँ, ठीक है, तार बना सकता हूँ एक दिन में 1000। बट क्योंकि मेरे को काम ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं काम कर ही नहीं पा रहा। मैं समझ रहे हो, मान लो मैं 1000 बना सकता हूँ, बट मेरे को 10 ही वायर मिल रही है काम करने के लिए, तो 10 वायर बना पा रहा हूँ। तो इसका मतलब अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहा, तो इसी को हम बेरोज़गार कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अल्प बेरोज़गार भी, अल्प बेरोज़गार समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अल्प बेरोज़गार को डैश भी कहा जाता है। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था अल्प बेरोज़गार, याद रखना है इसको, अल्प बेरोज़गार लिखना, बेरोज़गार ही नहीं होता ये, अल्प बेरोज़गार। देखो अल्प बेरोज़गार का मतलब होता है जैसे कि एक खेत में है, 10 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर और 100 किलो अनाज उगा रहे हैं। मज़े की बात यह है कि 10 में से 5 को हटा दो और 5 ही रहेंगे ना, तब भी 100 किलो का अनाज ही उगेगा। तो इसका मतलब वो 5 बंदे एक्स्ट्रा हैं, वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। उनको मतलब अगर वो कहीं और काम करे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, है ना। चलो, तो अल्प बेरोज़गार है इसका, तो इसको पहले सही कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही रहेगा, कॉपी, ये पेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैं ऐसे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बाद में देने हैं, मैंने बताया ना PDF वगैरह। चलो बताऊंगा मैं आपको कहाँ से मिलेगी, आपको किस वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है और कैसे करना है आपको, है ना। चलो, अल्प बेरोज़गार को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अल्प बेरोज़गार को मैं बताता हूँ प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी जाना जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है, और ये सुना भी होगा आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं योजना आयोग का ना नाम चेंज हो चुका है। पहले उसको योजना आयोग बोलते थे, प्लानिंग कमीशन बोलते थे, आज उसे नीति आयोग बोलते हैं। अगर आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म पता है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग की फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कब शुरू हुआ था। तो मनरेगा 2005 में, और मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो सितंबर में स्टार्ट हुआ था मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ये आपको पता ही है कि मनरेगा की फुल फॉर्म, देखो इसमें ना बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन लिखे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रुपया तो था ही नहीं, तो इसे हटा दो, है ना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये सही लिखा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और महात्मा गांधी राष्ट्र नहीं था, राष्ट्रीय था, तो डी को हटा दो, सी को हटा दो। इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा, और दोनों सेम लिखे हैं। तो हम क्या करते हैं, अधिनियम हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है अब डी, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप समझ ही सकते हो, कोई बात नहीं, बट आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आई हो। हम साथ साथ देखते भी जा रहे हैं, इससे देखो आपको भी अच्छे से समझ आता जा रहा है। अब क्योंकि गलती हुई है ना, तो यहाँ पर तो बच्चे इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हाँ यहाँ गलती हुई है, मेरे से भी हो सकती है, तो अच्छे से ध्यान दोगे आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनरेगा 2005 में जो आया था उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो मैं उसको बोलते हैं कार्य करने का अधिकार भी कहा जाता है, कार्य का अधिकार भी कहा जाता है। तो मनरेगा है क्या, मैं बेसिकली बता देता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। इसमें बोला गया था कि गांव के अंदर है ना, जो भी इस स्कीम में अप्लाई करेंगे, मनरेगा में अप्लाई करेंगे ना, उनको 365 में से 100 दिनों तक काम दिया जाएगा, मैनुअल लेबर दिया जाएगा, गड्ढे भरना रोड पे, ऐसे ऐसे काम दिए जाएंगे। और अगर सरकार 100 दिन तक काम नहीं दे पाती, तो मान लो 90 दिन तक दे पाती है और 10 दिनों तक, बाकी 100 दिनों तक बोला था ना, गारंटी 100 दिनों तक दी थी, बट 100 दिनों तक नहीं दे पाती, 90 दिनों तक दे पाती है, तो 10 दिनों के लिए उनको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं मनरेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया कि कांता है, एक ऑफिस में काम करती है, वो 9:30 बजे जाती है, 5:30 बजे छुट्टी, हर महीने के अंतिम वे वेतन मिल जाता है, सैलरी मिल जाती है, सारे जो भी काम होता है वो बिल्कुल एक तरह से नियम वगैरह सरकार द्वारा निर्धारित है, ठीक है। वेतन के अलावा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। चिकित्सा यानी मेडिकल सर्विसेज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें उनको मिलती है, ठीक है। तो अब वो कौन से सेक्टर में काम करती है, ठीक है, मतलब उनको पेड लीव वगैरह सारी मिलती हैं। और तो वो कौन से सेक्टर में काम करती है, कौन से क्षेत्र में काम करती है, असंगठित क्षेत्र में, संगठित में, बेरोज़गार क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बेरोज़गार क्षेत्र तो है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। और पहली बात, वो लेडी बेरोज़गार भी नहीं है, काम है उनके पास। तो मैं बता दूं, इसमें देखो सब कुछ संगठित है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है, फॉर्मल है, बढ़िया है, ठीक है।
तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसी को कहते हैं हम संगठित। ऑर्गेनाइज को संगठित भी कहते हैं, तो याद रखना इसको, ये सारा संगठित क्षेत्र में आ रहा है क्योंकि सब कुछ संगठित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ही कांता हमारे कांता के बगल में ही उनका एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम है कमल। कमल क्या है? एक दिहाड़ी मजदूर है, 7 बजे जाता है, 8 बजे छुट्टी होती है, कभी कभी ज़्यादा भी काम करना पड़ता है उसे, ठीक है। और कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलता, छुट्टी करते हैं तो उनका पे कटता है, कोई अवकाश नहीं है, ठीक है, कोई सरकारी छुट्टी वगैरह का कोई सीन नहीं है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि उसका जो मालिक है उसे कभी भी हटा सकता है। तो जो हमारा कमल है वो कौन से क्षेत्र में काम करता है? वो असंगठित क्षेत्र में काम करता है। आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कि कुछ भी संगठित नहीं है, कुछ भी फॉर्मल नहीं है, सारा इनफॉर्मल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण असंगठित क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, असंगठित क्षेत्र का के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसमें देखो एक किसान है, असंगठित में आता है क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रूल और पॉलिसी वो नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त की छुट्टी रहती है किसान की, ऐसा नहीं होता, वो मर्जी है उनकी, जब काम करना चाहे तब, है ना। ठेकेदार के अंदर जो दिहाड़ी मजदूर आ रहे हैं उनकी भी कोई नहीं होती, अगर दिहाड़ी जिस दिन छुट्टी करी जिनके पैसे कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि हथकरघे, मतलब जो हमारे हाथ से हैंडलूम से काम करने वाले, कपड़ा बनाने वाले घर में, तो वो भी आपका इसमें ही आता है, असंगठित में ही आता है। तो एक डॉक्टर है अस्पताल में, ठीक है, वो मरीजों का इलाज कर रहा है। तो पहली बात तो जो डॉक्टर हैं, आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर की छुट्टी थोड़ी ना होती है, बट एक्चुअल में उनके पास छुट्टी होती है, वो करते नहीं है, ठीक है। ये बात शायद आपको ना पता हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये सिर्फ एक वर्क नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर एक काम नहीं होता, ये ड्यूटी भी होती है, और कुछ डॉक्टर आगे चल के इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट डॉक्टर का जो काम है वो संगठित क्षेत्र में आता है। क्यों आता है संगठित क्षेत्र में? क्योंकि उनको भी बिल्कुल फॉर्मल, ऐसे नहीं वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको पहले प्रोसीजर फॉलो करना होता है, क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है उनकी, उनके बाद उनको एक एप्लीकेशन लेटर मिलता है, ठीक है, उनको एक लेटर मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उनके बाद ही सारा का सारा काम स्टार्ट होता है। इनकी भी मंथली सैलरी होती है, कोई ऐसे नहीं होती कि एक दिन काम किया उस दिन के पैसे, बाकी के पैसे नहीं, ठीक है। तो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें से संगठित क्षेत्र में नहीं आता। तो इसमें से देखो औपचारिक प्रक्रिया हैं, तो ये तो आपका संगठित क्षेत्र है। न्यूनतम अधिनियम पालन होता है, ये भी आपका संगठित क्षेत्र है। यहाँ नौकरी कम वेतन वाली होती है और अक्सर नियमित नहीं होती, नहीं। सैलरी भी ठीक ठाक होती है क्योंकि गवर्नमेंट की मिनिमम वेज रेट वाला रूल फॉलो होता है, ठीक है। अगर जहाँ पर गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं होता तो कितने भी दे देंगे, बट गवर्नमेंट की मिनिमम वेज वाला फॉलो होता है रूल, तो कम सैलरी भी नहीं होती, और यहाँ पर मंथली भी मिलती है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो विशेषता नहीं है, ये असंगठित का है, ठीक है। फिर भी हम नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, लोगों को काम का आश्वासन दिया जाता है, मतलब यहाँ पर लोगों को काम मिलता ही मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और काम ना भी मिले तो सैलरी तो मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी ही है कि ये विशेषता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा का तरीका नहीं है? तो इसमें से अब कौन सा नहीं है ये पूछा है। अगर सरकार न्यूनतम मजदूरी और वो घंटे तय कर दे तो हाँ ये तो कामगारों को सुरक्षा देगी, तो इसमें पूछा नहीं, तो ये सुरक्षा देगी। नेक्स्ट है कि शिक्षा वगैरह और उनको भोजन वगैरह सस्ते दामों पर बुनियादी सुविधाएं देकर, हाँ इससे भी सुरक्षा मिलेगी। इसमें पूछा कौन से तरीके से सुरक्षा नहीं मिलेगी। सरकार ओवर टाइम बीमा वगैरह, छुट्टी वगैरह आदि के लिए प्रावधान प्रदान कर दे, तो इससे भी सुरक्षा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता को सरकारी नौकरी प्रदान करना। पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है, और ये देखो वेग है एकदम। आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग जो हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या उनको सरकार गवर्नमेंट जॉब दे सकती है? सबको हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है जो काम कर रही है, मैक्सिमम 1 करोड़ 2 करोड़ गवर्नमेंट जॉब होगी, सब कुछ मिला के भी। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया 2 करोड़ भी, बट फिर भी होगी। अगर इन सबको हटा भी दें हम, ठीक है, अगर इन सबको हटा भी दें तब भी इतने सारे लोग हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो असंगठित क्षेत्र में या बाकी जगहों पर काम करते हैं, तो उन सबको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करना है तो इम्पॉसिबल है। तो ये वेग है, तो इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो रेलवे है वो किस में आता है? रेलवे निजी क्षेत्र में आता है, सार्वजनिक में आता है, प्राथमिक में आता है, असंगठित में आता है।
तो देखो रेलवे जो है निजी तो है नहीं, सरकार की है अभी तक तो इसका मतलब है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, ये पब्लिक है, गवर्नमेंट की है, तो पब्लिक सेक्टर में जो आती है तो उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। ठीक है, स्टील कंपनी लिमिटेड, ये टाटा की है, रतन टाटा जी की कंपनी है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित होता है, सरकारी नौकरी लगा लो आप, रोजगार मिलता है उनको, सरकार अधिकांश संपत्ति के मालिक होती है, सही बात है, गवर्नमेंट का ही होता है सब कुछ हमारे पब्लिक सेक्टर में। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है, सही बात है, पब्लिक वेलफेयर काम होता है इनका। इनका मुख्य काम लाभ कमाना होता है, नहीं, मेन मोटिव जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र का लाभ कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है, लोक कल्याण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। इसको डैश कर देते हैं। ठीक है, डैश आधार पर, किस आधार पर किया गया? रोजगार की स्थिति पे, आर्थिक गतिविधि के प्राकृतिक पे, उद्यम का स्वामित्व। तो इसका आंसर वैसे उद्यम का स्वामित्व है, यानी उस फैक्ट्री का मालिक कौन है उसके हिसाब से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया। मान लो एक कोई फैक्ट्री है, उसका मालिक अगर कोई बंदा है तो वो निजी क्षेत्र है, अगर उसका मालिक सरकार है, सरकार देखती है उसको, तो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, समझ आ गया? जैसे एग्जांपल दे दूं, रेलवे की मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई भी रेलवे वगैरह के सामान बनाने की, तो गवर्नमेंट में आएगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है या प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से, डैश क्षेत्र की गतिविधि है, किसकी है? प्राथमिक क्षेत्र की है, साफ पता चल रहा है हमें कि प्राकृतिक प्रक्रिया से हो रही है ना, उत्पादन हो रहा है ज़्यादातर वस्तुओं का, वो भी प्राकृतिक प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद एक विशेष वर्ष के दौरान डैश दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य, किसका? अंतिम वस्तु व सामान का। ठीक है, सभी का नहीं है, सभी लिखा है, यहाँ भी सभी लिखा है, बट यहाँ पर सभी अंतिम या समान का, तो इसमें सभी अंतिम, समान और सिवाय का। ठीक है, मध्यवर्ती लिखा है, मध्यवर्ती ये भी नहीं है, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, इसका मतलब होता है जैसे गन्ने से चीनी बनी तो चीनी को ही इंक्लूड कर लिया, जबकि उन्हें जो चीनी डायरेक्टली बिकने के लिए जा रही है ना लोगों के पास, उसकी प्राइस को इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, उससे पहले मैं बता दूं यार, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने सारे चैप्टर अपलोड कर रखे हैं, उसके बाद मैं ये बताना भूल गया कि मैंने हर चैप्टर के एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, वैसे हर चैप्टर के, हर एसएसटी की हर एक बुक के साइंस के भी अपलोड कर रखे हैं, तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसीक्यू वगैरह की, मैप की भी अपलोड कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया तृतीयक क्षेत्र में जो हमारे कॉल सेंटर वगैरह हैं, सेवा क्षेत्र में किसी चीज़ का उत्पादन नहीं किया जाता, डॉक्टर खुद कुछ चीज़ बनाता नहीं है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में मजदूरों का डैश अनुपात असंगठित क्षेत्र में काम करता है। इसका आंसर है जी बड़ा, बहुत बड़ा जो अनुपात है, ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में ही काम करते हैं हमारे मजदूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी राष्ट्र के विकास में बड़ी निजी कंपनियों का योगदान कैसे योगदान करती हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो कैसे योगदान करती है? तो देखो विज्ञापन वगैरह के माध्यम से नहीं, मुनाफा हो तो कम लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? अमीरों के लिए निजी अस्पताल की सुविधा प्रदान करती है, तो अमीरों के लिए हो रहा है, सबका कैसे हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्राइवेट कंपनियां होती है ना, वो औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करती है। ठीक है, जिससे देश में उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल लेते हैं जियो का, कहीं ना कहीं उसने एक तरह से एक कल्याणी किया है। ठीक है, योगदान ही हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को सस्ता नेट मिला है, तो आपको भी देखो कितनी सुविधा हो रही है। ठीक है, आपको मतलब पहले एक टाइम ऐसा था कि जब नेट ऑन करते वक्त डर लगता था कि एमबी ना उड़ जाए, बट आज तो पूरे दिन नेट ऑन रहता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी एमबी आती है, ख़त्म ही नहीं होती है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ये भी उनका कंट्रीब्यूशन है। तो औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करके देश का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और इससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जा सकती है? तो गन्ने की खेती, गन्ने से चीनी बनाना, ये तो किस में आ गया? ये अपना सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। किसान को ऋण देना, लोन देना, ये आपका तृतीयक में आ गया। अनाज के भंडार के लिए, भंडार यानी स्टोरेज वगैरह, तो ये भी आपका तृतीयक क्षेत्र में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने अपनी रणनीति को दीर्घकालीन से अल्पकालिक कार्यक्रमों में क्यों स्थानांतरित किया। मतलब पहले ना जो सरकार थी वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाती थी, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेरोज़गारी को रोकने के लिए, बेरोज़गारी को कम करने के लिए बहुत लंबे लंबे 10-10, 20-20, 30-30 सालों के लिए कार्यक्रम चलाती थी। बट उन्होंने 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि दीर्घकालीन जो कार्यक्रम होते हैं ना उनको लागू करने में टाइम भी बहुत लगता है। मान लो आपकी सरकार 5 साल तक रही, आपने कोई प्लान चलाया, कोई दूसरी सरकार आ गई 5 साल बाद, अब वो कह रही है हम सब करेंगे बस इस प्लान को आगे नहीं ले जाएंगे, तो दिक्कत हो गई ना। तो इसलिए अब हर सरकार छोटे छोटे प्लान बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का पहचान करें। जो टिस्को है और जो रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है अंबानी की, तो दोनों का स्वामित्व में डैश है, मतलब दोनों का स्वामित्व में है। किसके स्वामित्व में है? वो निजी कंपनी है या सरकार की है या एक सहायक समिति है या संयुक्त रूप से निजी कंपनी और सरकार द्वारा, या दोनों है? इसका आंसर है निजी कंपनी है। दोनों के मालिक एक, मतलब दोनों का मालिक एक, इस कोई वो नहीं है, सरकार नहीं है, एक ही बंदा है, ठीक है। रिलायंस की बात करें तो अंबानी है, टिस्को की बात करें तो रतन टाटा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो नरेगा है, नरेगा को मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा को नरेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस महात्मा गांधी वर्ड इंक्लूड नहीं किया है इसलिए इसको नरेगा बोल रहे हैं। महात्मा गांधी आ जाता तो मनरेगा बोलते, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था मनरेगा में है ना कुछ दिनों की गारंटी दी जाती है कि इतने दिनों तक तो काम देंगे। कितने दिनों तक? 100 दिनों तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1973 से 74 में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? तो तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाज़ार में उपभोक्ता के लिए बिस्कुट एक डैश है। क्या है बिस्कुट? वो एक अंतिम वस्तु है। मैंने आपको बताया था ना, देखो जो बिस्कुट है, ठीक है, वो किससे बनता है? फ्लोर से बनता है, आटे से बनता है ना। तो सबसे पहले गेहूं होगा, फिर आटा बनेगा फैक्ट्री के अंदर जाके या जैसे भी, फिर आटा जाएगा बेकरी वाले के पास, फिर बेकरी वाला बिस्कुट बनाएगा। तो बिस्कुट जो है वो अंतिम वस्तु है, ठीक है। चलो अब आगे जी, अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। देखो, अभिकथन में एक लाइन लिखी होती है और तर्क यानी कारण में एक लाइन लिखी होती है। दोनों लाइनों को चेक करना है। अगर दोनों लाइनें ही गलत लिखी हुई है तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों ही झूठे हैं। अगर अभिकथन सही है, कारण गलत है, तो ए सही है लेकिन कारण गलत है, आर गलत है। आर मतलब रीज़न, ए मतलब आपका असर्शन, ठीक है, तो समझ जाना आप। और अगर मान लो हमारा अभिकथन गलत है, कारण सही है, तो ए गलत है लेकिन कारण सही है। मान लो दोनों सही हो जाते हैं, फिर अगर दोनों सही हो जाते हैं ना तो दोनों में आपको कनेक्शन ढूंढना है। अगर कनेक्शन बन जाता है तो फिर इसका आंसर होगा कि दोनों सत्य हैं और आर आपके ए की सही व्याख्या करता है। और अगर दोनों में कनेक्शन नहीं बैठता तो सही तो दोनों ही है, दोबारा से ए और आर दोनों ही सत्य है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। समझ आएगा, मैं समझाता हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कनेक्शन ढूंढना, मैं समझाऊंगा। पहले तो देखो, अभिकथन हम पढ़ते हैं। रोजगार के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाते हैं। द्वारा मतलब सिंपल सा लिखा है कि बेरोजगारी का जो डेटा होता है वो एनएसएसओ कलेक्ट करता है और एनएसएसओ का नाम जो है अब वो एनएसओ हो गया है। क्या बात सही लिखी है? बात एकदम सही लिखी हुई है, कोई गलत बात नहीं लिखी हुई है, बात एकदम 101% सही लिखी हुई है, ठीक है। चलो, अभिकथन तो हमारा एकदम सही है। कारण रीड करते हैं कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। लाइन ये भी सही लिखी हुई है, दोनों ही लाइनें सही लिखी हुई है। अब हमें ये देखना है, अब जब मैंने बोला था जब दोनों ही सही हो जाए तो कनेक्शन ढूंढना है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? ऊपर बात हो रही है एनएसओ की और एनएसएसओ की, ठीक है, आंकड़ों की बात हो रही है, और नीचे बात हो रही है तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की। दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा ई। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। डोंट वरी, अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नीचे आपको समझ आ जाएंगे, और क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि गन्ने की खेती प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्या गन्ने की खेती प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, ठीक है। कारण रीड करते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। क्या यह बात सही है?
ये बात एकदम सही लिखी हुई है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। ओके, अब दोनों में कनेक्शन ढूंढो, क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? जब आपको कनेक्शन चेक करना हो ना तो एक लाइन में रीड कर दो दोनों को, मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। गन्ने की खेती प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं और वो प्राथमिक गतिविधि में आता है। दोबारा से बोलता हूँ, गन्ना एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्या ये बन रहा है? कनेक्शन बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। गन्ना एक प्राथमिक क्रिया इसलिए है क्योंकि गन्ने में भी हम प्राकृतिक संसाधन मिट्टी का यूज़ करते हैं, ज़मीन का यूज़ करते हैं और गन्ने का प्रोडक्शन करते हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना है। तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य है और दोनों का आपस में लेना देना है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिकथन लिखा हुआ है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब कारण रीड करते हैं। कारण लिखा हुआ है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी बात सही है। अब दोनों से लिखी हुई है कि दोनों का आपस में कोई लेना देना है। आप बताओ क्या लग रहा है आपको? मैं आपको आधा सेकंड देता हूँ, आप बताओ क्या लेना देना है? लग रहा है कोई लेना देना है? यस और नो? ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, डोंट वरी, अभी मैं बता रहा हूँ, 2 सेकंड आपको और देता हूँ, देख लो एक बार ये। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा हो। दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। यहाँ बात हो रही है द्वितीयक क्षेत्र की, यहाँ हो रही है तृतीयक क्षेत्र की, कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो इसका मतलब दोनों ही सत्य है बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ई होगा मतलब, ठीक है, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभिकथन लिखा हुआ है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य 5 वर्ष के लिए क्षेत्र का कुल उत्पादन प्रदान करता है और 3 क्षेत्र में उत्पादन का योग सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। बेसिकली आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इसमें जीडीपी की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है क्या जीडीपी की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है। देखो, सब सही लिखी हुई है, मतलब गलत है वैसे तो मैं बता दूं। सब सही से मेरे कहने का मतलब है ये बात सही है कि जीडीपी में हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, एक वर्ष के अंदर प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र में उसका प्लस करते हैं और उसी को हम जीडीपी कहते हैं। बट यहाँ देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष। ठीक है, कि 5 वर्ष लिखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर गलत होगा। इसमें 5 वर्ष नहीं होगा, इसमें हमारा प्रत्येक या एक विशेष वर्ष होगा। मैं इसको भी काट के 5 कर देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना आए आपको। ठीक है, चलो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारे जीडीपी की डेफिनेशन गलत लिखी है। 5 वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं का मूल्य 5 वर्षों के क्षेत्र के कुल उत्पादन प्रदान करता है, गलत लिखा हुआ है। तो नहीं, हमारा अभिकथन गलत है। अगर ये वो पहले वो जो लिखा था मैंने वो भी लिखा होता तब भी गलत था। ठीक है, कारण रीड करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र को सेवा नहीं औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, दोनों ही गलत हैं। तो यानी ए और आर दोनों ही झूठे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत अल्प रोजगार छुपा है जिसके पास नौकरी नहीं है और जो स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है बेरोजगार, ठीक है, जिसका हमें साफ पता चलता है कि इसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। बट अल्प बेरोजगार की बात करें ना, उसे लग तो रहा है उसके पास काम है बट वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता, और इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन लिखी है जो एकदम करेक्ट है। अल्प बेरोजगारी में दिखता नहीं है। देखो, अगर एक खेत में 10 बंदे काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि 10 के 10 काम कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप उसमें से 5 बंदों को हटा दो, फिर आपको पता चलता है यार 5 भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे। फिर आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग में 5 बंदे एक्स्ट्रा लगाए थे ना मैंने, यानी 10 लगा रखे थे, उसमें से 5 बंदे एक्स्ट्रा थे। तो छुपी हुई कहते हैं, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये बात सही लिखी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये लाइन गलत लिखी हुई है, यानी हमारा अभिकथन सही है इस बार, बट हमारा कारण गलत है। तो यानी अभिकथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अभिकथन है और केस स्टडी भी मैंने इसी के अंदर मिला दिया है। ये वही कांता वाला एग्जांपल लिखा है। कांता 9:30 से लेकर 5:30 तक जॉब करती है, महीने में उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, ठीक है, उनको सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं वगैरह सारी की सारी मिलती हैं, ठीक है। तो जो मैम है वो लिखा हुआ है कि वो संगठित क्षेत्र में काम करती है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? क्या जो हमारी कांता मैम है वो संगठित क्षेत्र में काम करती हैं? बिल्कुल सही बात है, वो संगठित क्षेत्र में ही काम करती है, ठीक है। चलो कारण लिखा हुआ ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। क्या ये जो ऊपर लिखी हुई है ये असंगठित क्षेत्र की विशेषता है? नहीं, ये तो संगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो यानी कि हमारा कारण गलत है बट अभिकथन सही है। तो अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ओके, ए होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभिकथन लिखा हुआ है ऐसी वस्तु व सेवाएं जिनकी समाज को आवश्यकता होती है, हालांकि निजी क्षेत्र उन सभी का उत्पादन नहीं करते। ये बात सही है, हर चीज़ का प्रोडक्शन निजी क्षेत्र नहीं करते। कारण निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित होते हैं। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है। निजी क्षेत्र का मेन मोटिव होता है, प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब दोनों का आपस में कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना। मैं समझाता हूँ। ऐसी कई वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं जिनकी समाज को आवश्यकता होती है, हालांकि निजी क्षेत्र उन सभी का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि निजी क्षेत्र का मेन मोटिव लाभ कमाना होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे निजी क्षेत्रों को लाभ नहीं मिलता, इसलिए उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते। तो सही है दोनों, और दोनों का आपस में लेना देना है, ठीक है। सही में जो हमारे प्राइवेट कंपनी हैं वो इसीलिए ही बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करते क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों सत्य हैं और दोनों का आपस में लेना देना है। आर एक की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन लिखा हुआ है कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब जो मैक्सिमम लोग आज भी प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। कारण रीड करते हैं। सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि हुई है। ये बात भी सही है, यानी तृतीय क्षेत्र में हमारी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। तो लाइनें दोनों सही लिखी हुई है, मतलब दोनों का आपस में कोई लेना देना लग रहा है आपको? दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप बात देखो, ऊपर प्राथमिक की बात हो रही है, नीचे सेवा की बात हो रही है, क्या लेना देना? तो यानी दोनों सही तो हैं बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ए जो है और आर जो है वो दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर तृतीय क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है, तो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादातर लोग काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर काम जो होता है वो कंप्यूटर से होता है। प्राथमिक क्षेत्र में आज भी ज़्यादातर लोग इसलिए काम कर रहे हैं, ज़्यादातर खेती जो है आज भी लोग नॉर्मल चीज़ों से करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं, बट फिर भी ज़्यादातर लोग आज खेती में ही करते हैं। ये मत भूलना। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये बात आपको समझ आ रही होगी। ज़्यादा जो जीडीपी के अंदर शेयर आज भी हमारे सर्विस सेक्टर का है, बट ज़्यादातर लोग आज भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही कांता का पड़ोसी कमल आ गया जी। तो हमारे कांता मैम का जो पड़ोसी था कमल, वो जो क्या करता था, दिहाड़ी मजदूर सा 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में काम करता था, ठीक है। और कोई सर्विसेज वगैरह, कोई पेड लीव नहीं थी उनके पास। जब बोला था हट जाता था वो। अगर उसका मालिक बोले कि आज से मत आना तो उनको नहीं जाना था, ऐसा वाला सिस्टम था। तो जो कमल है वो संगठित क्षेत्र में काम करता है? नहीं, हमारा कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है, तो हमारा अभिकथन गलत है। ये सभी असंगठित क्षेत्र की विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो ऊपर लिखी हुई है जिसमें हमारा कमल काम करता है वो सारी असंगठित क्षेत्र की सुविधाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा अभिकथन तो गलत है, यानी कारण सही है। तो इसका मतलब होगा कि अभिकथन गलत है, ए गलत है लेकिन कारण सही है, लेकिन आर सही है, ठीक है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अल्प बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। ये बात एकदम सही लिखी हुई है। ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने बताया था कि बेरोजगार नहीं होगा, अल्प बेरोजगार होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कारण लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति का मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। ये बात सही है? नहीं, ये सॉरी मेरे को लगा सार्वजनिक लिखा हुआ है, गलत लिखी हुई है लाइन। क्योंकि निजी क्षेत्र में ज़्यादातर जो शेयर होता है वो सरकार के पास थोड़ी ना होता है, वो तो लोगों के पास होता है। सरकार मालिक थोड़ी ना होती है अधिकांश संपत्ति की निजी क्षेत्र में। रिलायंस जो है उसके मालिक क्या सरकार है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कारण गलत लिखा हुआ है, हमारा अभिकथन सही है, तो यानी ए सही है लेकिन कारण गलत है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन होते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
और सब तक पहुंचाना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खासकर दिक्कत आती है, इसलिए मैं जो वीडियो इंग्लिश में बना रहा हूँ वो हिंदी में भी बना रहा हूँ। ओके, अब पहले तो नोट्स की बात करेंगे कि आपको ये नोट्स वगैरह और ये सारे के सारे एमसीक्यू वगैरह कहाँ से मिल सकते हैं रिटर्न फॉर्मेट में। बस उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। जल्दी मैं एमसीक्यू के टेस्ट वगैरह की सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आई होप आपको पता हो अगर आप फ़ोन वगैरह चलाते हो तो। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे ही टेलीग्राम है, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करोगे तो आप सर्च में जाना, लिखना मेन पॉइंट स्टडी 10th, तो आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए है, ठीक है। और 4000 बच्चे जो हैं उसमें पहले से ही ज्वाइन है, 4000 से ज़्यादा ही बच्चे उसमें पहले से ही ज्वाइन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अब टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना आप, और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा फेसबुक पेज भी है, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी, आप फॉलो करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, मेरा भी इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है। अब बात करते हैं जी आपके नोट्स की। तो नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे नीचे जाना है, एक आपको लिंक दे रखा होगा mainpointstudy.in। क्या बोला मैंने? mainpointstudy.in, www.mainpointstudy.in। गूगल पे लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी नोट्स तो एंटर करना, आ जाएगा आपके पास, वेबसाइट आएगी। क्लास 10th पे जाना, एक तरफ हिंदी मीडियम के चैप्टर लिखे होंगे, एक हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिखे होंगे, जोन से चैप्टर हो डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स डायरेक्टली, कोई जीपी लिंक नहीं है, डोंट वरी। और साथ ही में डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसको, और सबसे अच्छी बात है कि उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और उसको जो एमसीक्यू हैं वो भी कर सकते हो। एमसीक्यू भी अपलोड कर रखे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। तो यार इन चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। व्लॉगिंग का भी मैं अपलोड करने का ट्राई करूँगा, अभी तो कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फीवर है, बट स्टडी की तो इंपॉर्टेंट चीज़ें से मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, इसलिए रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ उस पर। मेन पॉइंट टेक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, गेमिंग वगैरह का, यूनिक वर्ल्ड, ठीक है, सबको सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज 78,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, एंड मेरे को आशा है, मेरे को पता है ये बात कि आप जल्दी ही 80 भी करवा दोगे। पहले हम 80 का टारगेट रखते हैं, छोटा टारगेट रखते हैं, ठीक है। शायद कभी 1 लाख भी हो, अभी तो सिर्फ एक सपना सा है कि 1 लाख होंगे, बट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।